अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे अबाउट टॉर्क, देन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, हाउ यू कैन डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड हाउ यू कैन डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे पॉइंट आउट करते हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखेंगे, डेफिनेशन, हाउ वी कैन डिफाइन सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is such a point where the applied force causes it to move without any rotation. सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट है जहाँ पर उसका होल मास कन्फाइंड करता हो, और अगर उस पॉइंट के ऊपर अगर कोई अप्लाइड फोर्स आप लगाते हैं तो बॉडी मूव करे विदाउट एनी रोटेशन, रोटेशन किए बगैर बॉडी मूव करे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट, आप इसको एक बॉडी ले लेते हैं, इसके ऊपर अगर आप यहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं तो अगर ये बॉडी फोर्स लगने के बाद ऐसे मूव करेगी विदाउट एनी रोटेशन, रोटेशन में ये ऐसे जाएगी आगे, मतलब रोटेट भी करेगी और आगे भी जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस पॉइंट के ऊपर आप इसको फोर्स लगाएंगे जहाँ इसका होल मास कन्फाइंड कर रहा हो और ये बॉडी वहाँ से ऐसे चली जाए, स्लाइड होकर आगे जाए, तो तब उस पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर फोर्स लगेगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास उसका वो पॉइंट है जहाँ पे उस बॉडी का होल मास कन्फाइंड कर रहा है। इसकी एग्जांपल के लिए हम इसके केसेस को हम देखते हैं, केसेस को एक्सप्रेस करते हैं। एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप और थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर आप उस बॉडी के एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास जहाँ होल मास कन्फाइंड कर रहा है, अगर आप वहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो वहाँ पर फोर्स लगने से वो बॉडी रोटेट नहीं करेगी। अगर बॉडी के अंदर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इट मीन्स दैट कि आप फोर्स एग्जैक्टली उसके सेंटर ऑफ मास पॉइंट पर ही लगा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आपने याद रखनी है कि अगर फोर्स एक ऐसे पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लग रही है जिसकी वजह से उस फोर्स से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो विच मीन्स ये बात अंडरस्टूड हुई कि वही पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास है। हमारे पास कुछ इसके केसेस हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसके स्पेशल केसेस को डिस्कस करूंगा। अब स्पेशल केसेस में केस 1 हम देखते हैं। इन केस 1 हमारे पास ये एक बॉडी है, ये एक रॉड है, ये आपके पास एक दूसरा रॉड हमने ले लिया और ये आपके पास एक तीसरा रॉड आ गया यहां पर। अब देखिए कि इसके इस साइड वाले मैसेज क्या हैं, हैवियर है, लार्जर है एज कंपेयर टू दीज मैसेज। जस्ट सिंपली आप एक रॉड ले लेते हैं, जैसे ये मार्कर है, इसके इस एंड के ऊपर आप हैवियर मैसेज लगा देते हैं और इसके इस एंड के ऊपर आप छोटे मैसेज ले लेते हैं। तो केस 1 में हम इस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास को हम पॉइंट आउट करेंगे, विच मीन्स कि अगर आप इस रॉड को अकेला लेते आप तो डेफिनेटली जो इसका सेंटर बन रहा है तो वही उसका सेंटर ऑफ मास होता जहाँ पर उसका होल मास कन्फाइंड कर रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास होता। अगर आप यहाँ फोर्स लगाते तो ये रॉड सीधा आगे जाता, रोटेट किए बगैर जाता। अगर आप फोर्स यहाँ लगाते हैं तो फिर ये रॉड, इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ये ऐसे जाएगा और इधर से ये ऐसे आएगा, ऐसा ही होगा। थोड़ा इमेजिन कीजिए कि आप अगर फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी ऐसे घूमेगी और रोटेट भी करेगी,
ऐसे थोड़ा सा टर्निंग इफेक्ट शो करेगी और साथ में रोटेट करती हुई आगे जाएगी। बट अगर आप फोर्स इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, बी पॉइंट के ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी सीधी आगे जाएगी, रोटेट नहीं करेगी, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो पहले केस में इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन सच ए पॉइंट नियर टू द हैवियर मैस, इस हैवियर मैस के करीब अगर आप फोर्स लगाएंगे, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे इन रॉड्स के ऊपर, यहां अगर अप्लाइड फोर्स इस पॉइंट के ऊपर लगेगी, देन द बॉडी विल मूव टुवर्ड्स राइट विदाउट एनी रोटेशन। ये रॉड्स, ये बॉडीज मूव करेंगे राइट साइड की जानिब, टुवर्ड्स राइट मूव करेंगे विदाउट एनी रोटेशन किए बगैर। सो सच ए पॉइंट इज नाउन एज सेंटर ऑफ मैस। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मैस, वेयर द होल मैस ऑफ द बॉडी कन्फाइंड इन इट। बिकॉज आपको एक बात क्लियरली समझ आ रही है कि हमने ये फोर्स यहां क्यों नहीं लगाई, सेंटर ऑफ मैस यहां क्यों नहीं है। तो आंसर इज कि सेंटर ऑफ मैस यहां पर या यहां पर इसलिए नहीं है कि अगर हम यहां फोर्स लगाते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो ये बात हमें बिल्कुल क्लियरली दिख रही है कि इस साइड का वेट बहुत बढ़ गया है और इस साइड का वेट बहुत कम रह गया है, चूंकि ऑलरेडी इसके ऊपर मैसेज छोटे छोटे लगे हैं इस एंड के ऊपर, और इस एंड के ऊपर एक तो मैसेज हैवियर हैं और साथ में आपके रॉड का मैक्सिमम जो लेंथ है वो आप इसकी जानिब ले रहे हैं, तो फिर ये सेंटर ऑफ मैस नहीं हो सकता। इसलिए हमने फोर्स को लगाया हैवियर मैसेज की जानिब, इस तरफ हमने फोर्स को लगाया यहाँ पर हैवियर मैसेज की जानिब। तो इस स्मॉलर मैस, इस स्मॉलर मैस और इस स्मॉलर मैस, और साथ में ये जो रॉड की ये जो लेंथ है, ये मिलकर इसका मुकाबला करती हैं, इसके बराबर होती हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ, इस रॉड के साथ इस मैस को आप अलग ले लेते हैं। जैसे ये स्मॉलर मैस, तो ये इतनी लेंथ, ये हैवियर मैस और इसके साथ इतनी लेंथ। तो अगर आप इसको किसी बीम बैलेंस के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर या किसी और बैलेंस के ऊपर अगर आप इसको वेट करें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका वेट और इसका वेट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। सो विच मीन्स दैट कि यही वो पॉइंट है जो इसका सेंटर ऑफ मैस है, जहां उसका होल मैस क्या कर रहा है? कन्फाइंड कर रहा है। और उस पॉइंट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो बॉडी सीधी आगे मूव करेगी, रोटेट करती हुई आगे नहीं जाएगी। सो दैट इज सेंटर ऑफ मैस। ये सेंटर ऑफ मैस का कॉन्सेप्ट है। तो केस 2 हम देखते हैं इसका। केस 2, इन केस 2 अगेन वी टेक सेम रॉड विथ सेम मैसेज। ये रॉड आपने ले लिया, इसके लोअर एंड के ऊपर आपने हैवियर मैसेज यूज किए और इसके अपर एंड के ऊपर आप लाइटर मैसेज यूज कर रहे हैं। ये हैवियर मैसेज है और अपर एंड के ऊपर लाइटर मैसेज है। अगर मैं इस रॉड के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन सच ए पॉइंट नियर टू द स्मॉलर मैस, देन द बॉडी विल मूव टू फॉरवर्ड एज वेल एज रोटेट। बॉडी मूव भी करेगी आगे और ये बॉडी साथ में रोटेट भी करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर, इस मार्कर के इस एंड के ऊपर स्मॉलर मैस, इस लोअर एंड के ऊपर हैवियर मैस, और अगर आप यहाँ फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे रोटेट भी करेगी और ऐसे आगे भी चलती जाएगी। बट इस केस में क्या था? जब आपने फोर्स यहाँ लगाई तो बॉडी ने सीधा आगे क्या किया? मूव किया विदाउट एनी रोटेशन। तो वेरी सिंपल मैं एक्सप्रेस करता हूँ इस केस को। इफ द फोर्स इज अप्लाइड नियर टू द स्मॉलर मैस, if the force is applied near to the smaller mass, then the body will move as well as rotate in forward direction. Body move भी करेगी forward direction में और साथ में rotate भी करेगी. So case 3. In case 3, if the force is applied at its center, case 3 में अगर हम force को लगाते हैं उसके center पर, if the force is applied at center,
force is applied at its center point. This is center point and this one is center point. जब फोर्स हम लगाएंगे इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर हेयर, तो क्या बॉडी रोटेट करेगी या विदाउट रोटेशन मूव करेगी? थिंक अबाउट इट. इस पे सोचिए कि आप यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या यहाँ इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाने से क्या बॉडी सीधी मूव करेगी, विदाउट एनी रोटेशन मूव करेगी, या रोटेशन के साथ मूव करेगी? तो आंसर इज कि अगर हम एक तरफ रॉड के स्मॉलर मैस है और एक तरफ रॉड के हैवियर मैसेज हैं, तो अगर हम उसके सेंटर पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव भी करेगी और साथ में रोटेट भी करेगी. तो इसका रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं? इसका रिजल्ट हम लिखेंगे बॉडी विल मूव एज वेल एज रोटेट. बॉडी क्या करेगी? बॉडी मूव भी करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और साथ में रोटेट भी करेगी. बट सेंटर ऑफ मास पर जब आप फोर्स लगाएंगे तो रोटेशन नहीं होगी, बॉडी सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, जो सिर्फ यहां पर है. when force is applied near heavier mass, जब फोर्स हैवियर मैस के करीब आप लगाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इट्स रिजल्ट इज बॉडी विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. बॉडी विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन without any rotation. So that is definition of center of mass. But in this case, when force is applied near smaller mass, जब फोर्स स्मॉलर मैस के करीब लगाएंगे तो उसका रिजल्ट भी यही होगा, द बॉडी विल मूव एज वेल एज. व्हाट इज इट्स रिजल्ट? आपको क्या देखने को मिलेगा? द बॉडी विल मूव एज वेल एज रोटेट. मूव एज वेल एज रोटेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? अब सेंटर ऑफ मास क्लियर हुआ आपको कि सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का वो पॉइंट है जहां पर उसका होल मास कन्फाइंड कर रहा हो, और अगर आप उस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएं तो बॉडी विदाउट एनी रोटेशन आगे मूव करे. दैट पॉइंट इज नाउन एज सेंटर ऑफ मास. ओके, नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? आप लोग इसको जरा स्नैपशॉट ले लीजिए. Okay, our next topic is center of gravity. Center of gravity is also similar to center of mass. सेम चीज़ें हैं. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे? देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए आप किसी रिजिड बॉडी को पहले लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट रिजिड बॉडी. व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिजिड बॉडी, हम रिजिड बॉडी को देखते हैं. ए रिजिड बॉडी इज सच ए बॉडी विच इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी. ए बॉडी, इफ ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, इट हैज़ नो चेंज इन द पार्टिकल्स, इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उनमें कोई चेंज नहीं आता. ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we take a rigid body here like this. ये आपके पास एक rigid body है इस तरह की. This is a rigid body which is composed of large number of small particles. इस body को हम ऐसे ले लेते हैं कि which is composed of large number of small particle. So this one point is taken as the center of gravity of such a body. इस body का
हम ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं, ये दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस रिजिड बॉडी। ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। दैट पॉइंट इज नाउन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पर किसी बॉडी का होल वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो अगर आप देखें तो ये इस बॉडी का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस रिजिड बॉडी का। मैं यहाँ से ये इन पार्टिकल्स को थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ, कम कर देता हूँ पार्टिकल्स की तादाद को। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि एक रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ऐसे ये फोर्स इधर लग रही है, ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड। ये सारी फोर्सेस पैरेलल हैं टुवर्ड्स द अर्थ, वर्टिकली डाउनवर्ड हम इसको कहेंगे कि ये सारी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं। तो इन सारी फोर्सेस का जो सम होगा दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। इन सारे पार्टिकल्स का जो वेट है वो इस बॉडी के होल वेट के बराबर होगा। दैट मीन्स इफ W इज द होल वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजिड बॉडी, then the weight of each individual particle is equal to the weight of the whole body. That means ये अगर पार्टिकल 1 था तो इसका वेट क्या है, W1, W2। ये सारी फोर्सेस क्या है, पैरेलल है और वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं। तो इन सारी फोर्सेस का, इन सारे वेट्स का सम किसके बराबर है, होल वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिजिड बॉडी। क्लियर होगी बात। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पर किसी बॉडी का होल वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा हो, दैट पॉइंट इज नाउन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर एवरीडे लाइफ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यू कैन से टू बैलेंस ए बॉडी। किसी बॉडी को बैलेंस करने के लिए उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक लैब के अंदर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट वेज है, उसको हम बोलते हैं, ऐसे लकड़ी का बना होता है वेज, इसको उर्दू में बोलते हैं फाना। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह की होती है। इसके ऊपर यहाँ पर एक धार होती है, पतरी सी लगी होती है, और उस पतरी के ऊपर किसी चीज़ को बैलेंस करना कितना कम्प्लेक्स है। और यही एक्चुअल मेथड है, यही वो टेक्निक है जिस टेक्निक से आप क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये आ गया वेज, इसके ऊपर आपने ये रॉड ले लिया। अब इस रॉड को आपने यहाँ बैलेंस करना है। तो आप नॉर्मली ऐसे देखते हैं कि इस बॉडी को, ये इसका सेंटर है, इसके ऊपर इसको नॉर्मली हम एक मीटर रॉड लेते हैं, एक स्केल लेते हैं, दैट इज़ 0, दैट इज़ ऑलमोस्ट 50 एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको 50 पर रखते हैं तो सम टाइम इसकी कैलिब्रेशन, इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि ये रॉड किसी साइड से थोड़ा सा थिक भी हो सकता है। तो ये सम टाइम 50.12, 50.2, 50.5 या 49.5 पर भी आपको बैलेंस करके देता है। इसको ज़रूरी नहीं है कि 50 पर ही हो, लेकिन अगर इसकी कंस्ट्रक्शन परफेक्ट हो, इस स्केल की इस एंड से लेकर इस एंड तक 100 सेंटीमीटर तक, 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक अगर उसकी होल जो कंस्ट्रक्शन है वो अगर सेम हो तो फिर आपको एग्जैक्टली 50 पर ये वेज क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। और ज़्यादा देर तक बैलेंस भी नहीं रख सकता इसको, कुछ एयर रेजिस्टेंस की वजह से कोई एक साइड अप डाउन हो जाती है, बट आप इतना जज कर लेते हैं कि यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इसी तरह से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए मीटर रॉड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मीटर रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम ऐसे ले लेते हैं। सिमिलरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्केयर और ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का या एक स्केयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। तो लेट्स से ये आपके पास एक स्केयर आ गया, मैं शायद कि इसको एग्जैक्टली नहीं ड्रा कर पाऊँगा, बट आप स्केल से इसको प्रॉपर ड्रा कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये आपके पास एक स्केयर है तो यहाँ से आप एक लाइन यहाँ मिला दीजिए,
यहाँ से आप एक लाइन यहाँ मिला दीजिए। सो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फीयर, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्फीयर। सिमिलरली इफ वी टेक ए रेक्टेंगल, अगर हम एक रेक्टेंगल लेते हैं तो इस रेक्टेंगल में भी आप यहाँ से एक लाइन यहाँ मिला दीजिए यहाँ पर, और एक लाइन यहाँ मिला दीजिए। सो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर। एक रेक्टेंगल का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये एक स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिमिलरली फॉर सर्कल, एक सर्कल के लिए अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट आउट करना है तो सर्कल के लिए डेफिनेटली आप ऐसे बना लेते हैं इसको और ऐसे बना लेते हैं। सो सच ए पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कल। सिमिलरली कोई भी आपके पास नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, जिस बॉडी के अंदर सिमेट्री नहीं है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक है इरेगुलर शीट ऑफ लेमिना। एक छोटी सी हम एक कार्डबोर्ड की शीट लेते हैं और वो इरेगुलर सी बॉडी होती है, इरेगुलर शेप होती है उसकी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे निकालते हैं, हम उसको हैंग करके हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकाल लेते हैं। सिमिलरली आपके पास अगर एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैसे निकालते हैं, तो ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकालने के लिए आप इसके 3 कॉर्नर से, यहाँ से आप इसको यहाँ पर, इसके सेंटर से लाइन यहाँ पर, और इसके सेंटर से, और यहाँ से आप इसके सेंटर पर लाइन ड्रा करेंगे, तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सच ए ट्राइंगल। सिमिलरली आप एक हॉलो सिलेंडर को लेते हैं, हॉलो सिलेंडर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हॉलो सिलेंडर अगर आपको कहा जाए फाइंड आउट कीजिए, तो हॉलो सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आप ऐसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं आप। यहाँ से आप ऐसे लाइन लगा देते हैं, यहाँ से आप ऐसे लगा देते हैं, सिमिलरली यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो इस पॉइंट को मिला देते हैं। सो दिस इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस को, जिसमें फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप थिन लेमिना, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए एक हम पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो मोस्टली कारपेंटर यूज़ करते हैं उसको, दैट इज़ प्लम लाइन। आपने बहुत सारे ऐसे कारपेंटर को देखा होगा, वो इस तरह की चीज़ एक यूज़ करते हैं, उनके पास होती है, इसको हम बोलते हैं प्लम लाइन। इसके साथ वो एक स्ट्रिंग बांध देते हैं। मैं इसको यहाँ ड्रा कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये इस तरह का एक प्लम लाइन होता है, सॉरी, ये आपके पास, इसको हम बोलते हैं प्लम लाइन। ये मोस्टली जो आपके पास कारपेंटर है, किसी पिलर को, किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए, एग्जैक्ट उसको स्ट्रेट परपेंडिकुलरली बैलेंस करने के लिए, ना वो आगे को झुका हो, ना पीछे को झुका हो, ना राइट ना लेफ्ट, एग्जैक्टली उसको स्टैंड करने के लिए हम इस प्लम लाइन का सहारा लेते हैं। कारपेंटर इसको यूज़ करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए, और ये एग्जैक्टली इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शो करता है यहाँ पर। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।